आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन के बारे में तो बच्चे उत्तर वैदिक काल में जो आ रहे थे उनका जो राजनीतिक जीवन था उनके बारे में चर्चाएं करेंगे आज, है ना। इससे पहले बच्चे उत्तर वैदिक काल पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूँ। अब ये जो रहने वाला है पार्ट 3 रहने वाला है, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बच्चे कृषि का उत्पादन बढ़ा। जब कृषि का उत्पादन बढ़ा तो बच्चे क्या भूमि का महत्व बढ़ा। अब क्या होता है बच्चे, इसके साथ ही जो राजा हुआ करता था उनके कर्तव्य और अधिकारों दोनों में क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि होने लग गई। अब धीरे धीरे वृद्धि हुई तो बच्चे ऋग्वेदिक काल में, जैसे आप जानते हो कि ऋग्वेदिक काल में राजन होता था। राजन तो होता था लेकिन बच्चे वो केवल अपने कबीले का मुखिया होता था। जैसा कि आप जानते हैं राजन तो होता था लेकिन वो क्या था, अपने कबीले का मुखिया होता था। वो क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा नहीं होता था। याद करना, शासन करने वाला राजा नहीं होता था। जबकि जो उत्तरवेदी काल आता है, उत्तरवेदी काल में क्या होता है बच्चे, राजा एक प्रदेश पर शासन करने लगा या क्षेत्र पर शासन करने लगा, है ना। बच्चे आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम उत्तरवेदिक काल में राज्य और राष्ट्रीय की संकल्पना का उल्लेख मिलता है। राज्य और राष्ट्रीय की संकल्पना का उल्लेख मिलता है बच्चे, क्योंकि इसी काल में राज्य और राष्ट्रीय की संकल्पना का उद्भव हो रहा था, जैसे कि आप जानते हैं। बच्चे आगे बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल, तो बच्चे उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसी काल में बच्चे छोटे छोटे जो कबीले थे, यानी छोटे छोटे, ऋग्वेदिक काल में कबीले हुआ करते थे। अब ये छोटे छोटे कबीले थे बच्चे, ये कबीले हुआ करते थे। अब जो है ये अब महाजनपद बनने लग गए थे, यानी छोटे छोटे कबीले मिलकर इनका एकीकरण होने लग गया, तो ये महाजनपद बनने लग गए थे, है ना। तो ये इस काल में छोटे छोटे कबीले थे, उनका एकीकरण होने लगा। तो युद्ध के माध्यम से होता था एकीकरण। छोटे छोटे जन जो हुआ करते थे और कबीले हुआ करते थे, वो मिलकर जनपद में परिवर्तन होने लगे, जैसे कि आप जानते हैं जनपद में परिवर्तन होने लगे। बच्चे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं दो कबीले देखते हैं। कौन से दो कबीले, पुरु प्लस भरत। तो बच्चे पुरु और भरत ये दोनों कबीले हुआ करते थे, दोनों मिलकर कुरु जनपद बनते हैं। बच्चे तुर्बस प्लस कृवि ये दोनों कबीले हुआ करते हैं, दोनों मिलकर एक पांचाल जनपद बनते हैं। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरता है ना, सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरता है। बच्चे आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण हुक्म होने लगा। बच्चे जैसे कि जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में बच्चे राजा हुआ करता था कबीले का मुखिया, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, जब ऋग्वेदिक काल में बच्चे जो राजा हुआ करता था कबीले का मुखिया, उस पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था ज़्यादातर, और सभा और समिति का नियंत्रण होता था, है ना। जैसे उत्तर वैदिक काल में होता तो बच्चे राजा पर जो सभा और समिति जैसी संस्थाएं हुआ करती थी उनका नियंत्रण क्या होने लगा, वो कम होने लगा, है ना। अब ऐतरेय ब्राह्मण में बच्चे, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य और राजा की देवी उत्पत्ति का विवरण मिलता है, देवी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि इसी साहित्य में अलग अलग दिशाओं में शासन करने वाले 5 प्रकार के राज्य और उनके राजाओं का नाम मिलता है। जैसे कि देखो आगे देखो, उत्तर में बच्चे, उत्तर में शासन करने वाले राजाओं को बोझ कहा गया। क्या कहा गया, बोझ कहा गया, है ना। बच्चे हैं जो है दक्षिण में जो शासन करने वाले राजाओं को बच्चे विराट कहा गया, याद रखना विराट कहा गया। बच्चे पूर्व में शासन करने वाले राजा को सम्राट कहा गया, सम्राट, है ना। और ऐसी बात करें तो पश्चिम में बच्चे, पश्चिम में शासन करने वाले राजा को सौराट कहा गया, तो सौराट, है ना। आगे चलते हैं बच्चे, आगे देखते हैं तो मध्य देश यानी मध्य क्षेत्र जो हुआ करता था, मध्य देश में बच्चे शासन करने वाले राजा को राजा ही कहा गया है। क्या कहा गया है, राजा ही कहा गया है। बच्चे आगे देखते हैं तो जो राजा इन 5 राजाओं के क्षेत्र पर अधिकार कर ले युद्ध के माध्यम से, या उनके क्षेत्र पर अधिकार कर ले, तो उस साम्राज्य पर अधिकार कर ले, तो उसे एक राट कहा गया। क्या कहा गया बच्चे, एक राट कहा गया। आगे बात करते हैं तो बच्चे अधर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, उसे मृत्युलोक का देवता बताया गया, मृत्युलोक का देवता बताया गया। बच्चे आगे देखते हैं तो राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था। अब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजस्व यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, ऐसा उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बच्चे देखते हैं कि राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में बच्चे राज्य के जो उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे उन्हें रत्नी कहा गया, रत्नी कहा गया। बच्चे ऋग्वेदिक काल में भी उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा गया था। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में जो उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे उनको रत्नी कहा गया। बच्चे आगे बात करें, सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का उल्लेख मिलता है। कितने, 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख मिलता है। बच्चे आगे बात करते हैं तो राजसूय यज्ञ के दौरान क्या होता था, तो रत्नी हुआ करते थे राजा के उच्च अधिकारी। तो राजा क्या करता था, एक राजसूय यज्ञ
के दौरान अनुष्ठान करता था। उस अनुष्ठान के दौरान बच्चे क्या करता था, राजा उन रत्नों के घर जाता था, रत्नों के घर जाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करता था और उनको दान देता था, है ना। आभूषण या बलि वगैरह दान देता था, ठीक है। बलि जैसे कुछ बलि के रूप में कुछ दान दे दिया, आभूषण के रूप में कुछ दान दे दिया, तो सम्मान प्रकट करता था रत्नों के प्रति राजा, है ना, राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर। बच्चे आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम। तो इस काल में बच्चे साहित्य में राजा का नाम विस्मता बताया गया है। क्या बताया गया, राजा का नाम विस्मता। बच्चे विस्मता राजा का दूसरा नाम हुआ करता था। आगे चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। जैसे अश्वमेध यज्ञ उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ यही हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ। ये राजा की शक्ति और क्या करता था, प्रतिष्ठा से संबंधित हुआ करती थी और प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता था। बच्चे जैसे कि आप समझो, राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजित किया, अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, तो क्या होता था, एक अश्वमेध यानी घोड़ा हुआ करता था। अब राजा उस घोड़े को छोड़ता था, जिस जिस क्षेत्र से वो होकर जाता था घोड़ा, वो राजा के अधीन हो जाता था क्षेत्र, है ना। अब मान के चलो किसी राजा ने उस जिस क्षेत्र के किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया, तो समझ लो जिसने घोड़ा छोड़ा है और जिसने घोड़ा पकड़ा है, उन दोनों राजाओं के मध्य या उन दोनों क्षेत्रों के मध्य युद्ध की अनाउंसमेंट हो जाएगी, युद्ध होगा, है ना। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है बच्चे, वाजपेयी यज्ञ एक प्रकार की रथ दौड़ हुआ करती थी, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे हुआ करता था। वाजपेयी यज्ञ का उद्देश्य बच्चे खान पान से संबंधित हुआ करता था, जिसमें क्या होता था, रथ दौड़ के बाद बच्चे पार्टी लोग खाते पीते थे, है ना। अब आते हैं अग्निष्ठम यज्ञ। तो अग्निष्ठोम यज्ञ जो होता था, ये अग्निष्ठोम यज्ञ के दौरान बच्चे पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि पशुओं की बलि देने से राजा की शक्ति में वृद्धि होती है, यानी राजा की जो शक्ति है वो बढ़ती है, और पशु की आहुति देने से राजा को उसकी शक्ति प्राप्त होती है, यानी राजा को शक्ति प्राप्त होती है। बच्चे अगर बात करें आगे, तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों के अवसर पर पशु बलि प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा चलन में थी, और वो बढ़ती ही जा रही थी आगे, है ना। जो पशु बलि जो प्रथा थी, इस प्रकार की प्रथा, है ना। आगे चलते हैं, तो बच्चों उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा गलत लिख रहा, ठीक है, अपनी प्रजा से, ठीक है, स्वैच्छिक टैक्स लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से स्वैच्छिक टैक्स की जगह अनिवार्य टैक्स वसूलने लगा। बच्चे क्या होता था, ऋग्वेदिक काल में क्या होता था कि प्रजा तो है ना, प्रजा वो राजा को अपनी इच्छा से टैक्स देती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आता है और राजा जो है उस स्वैच्छिक टैक्स जो इच्छा अनुसार टैक्स था उसको क्या कर देता है, अनिवार्य कर देता है, ठीक है। तो वसूलने लगा, अनिवार्य टैक्स वसूलने लगा था, जिससे भाग, शुल्क, बलि नामों से जाना जाता है। बच्चे आगे बात करते हो बलि, जो कि ऋग्वेदिक काल में जनता द्वारा को दिए जाने वाला एक स्वैच्छिक टैक्स या उपहार होता था, राजा को दिया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य के रूप में या अनिवार्य टैक्स के रूप में वसूले जाने लगा। बच्चे आगे बात कर रहे हो टैक्स, टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को भागतुक कहा गया है, भागतुक यानी कहा जाता था, जबकि गौस अध्यक्ष जो गौस के अर्थात गौसों की रक्षा करे, देखभाल करे और संग्रहिता करे, यानी संग्रहित करे। तो बच्चे पार्ट थर्ड खत्म हो चुका है, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। नमस्कार बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।